मैंने इवेंट ब्लॉगिंग की थी 2013-14 में आईपीएल पर। तो उसमें आईपीएल जो लॉन्च था, लाइव सेरेमनी थी, तो उसके लिए आई वाज रैंकिंग इवन जो स्टार स्पोर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट थी, आई वाज रैंकिंग ऑन द सेकंड पोजीशन। तो वहाँ पर आपका उससे ऊपर जो रैंक कर रही थी T20 की ऑफिशियल IPL T20.com रैंक कर रही थी। उसके बाद मेरी ही वेबसाइट थी IPL-7.com। तो उस दिन जो था, मेरा जो मैक्सिमम अर्निंग थी वो उस टाइम पर थी, दैट वाज अराउंड। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अगर लर्न करना चाहते हैं एसईओ, तो गूगल के जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ना शुरू करिए रादर देन गोइंग टू एनी अदर ब्लॉग। एक्चुअल में जो खुद काम कर रहा है उस चीज़ पे, वो जब अपने बारे में बताता है, गूगल अपने बारे में बताता है, वो जो इनसाइट्स मिलती हैं वो बहुत। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं अर्श कपूर भाई। क्लिक रेटिना के ओनर हैं, इनकी कंपनी है और एसईओ में काफी अच्छा काम करते हैं। इंडिया में बहुत पहले से एसईओ के अंदर है, काफी लोग जानते हैं इनको। तो आज हम इनसे जानेंगे कुछ एसईओ की स्ट्रेटजीज, टिप्स और इनके बारे में, इनकी लाइफ जर्नी कैसी रही और बहुत सारे इंसाइट्स इनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आप बने रहिए, काफी वैल्यूएबल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो आज हमारे साथ हैं अर्श कपूर और आज इनसे जानेंगे एसईओ के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो सीधे चलते हैं अर्श भाई के पास। उससे पहले अगर आप सबने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्श भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और हम लखनऊ में वीडियो शूट कर रहे हैं इनके ऑफिस में। तो हर्ष भाई, स्वागत है हमारे चैनल पे। काफी अच्छा लग रहा है आप हमारे चैनल पे अपना प्रेशियस टाइम दे रहे हैं। थैंक यू अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं आकर के आपके इस चैनल पर, और इतनी जो अच्छी ऑडियंस है आपकी, जो 3 लाख का सब्सक्राइबर बेस है, उनको आकर के अपना जो नॉलेज है, मैं जो काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, वो आकर के शेयर कर पाऊँ और अपनी जर्नी। और कोशिश ये करूँगा कि जितना ऑनेस्टली मैं अपना कंटेंट या जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूँ, तो वो मैं ट्राई करूंगा, मैं पूरा शेयर करूंगा। तो अभी अर्श भाई, जैसे हम सब तो जानते हैं आपको, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को बताइए अपने बारे में कि आपने एक इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट किया, कैसे सारी जर्नी शुरू हुई, सब कुछ। तो मेरी जर्नी शुरू हुई ईयर 2008 या 9 में अराउंड हुई है, 8 एंड 9 स्टार्टिंग में। जब घर में पहली बार इंटरनेट लगा था तो बहुत शौक था। इंटरनेट देख करके ही मेरे को उसमें इतना क्रेज़ आया इंटरनेट का कि मुझे लगा कि यार इसमें जो वेबसाइट्स बनती हैं या जो इन्फॉर्मेशन इतना ईजिली मिल जा रही है, जो हम लोग ढूंढते थे पहले बुक्स में जा करके, इधर उधर लाइब्रेरीज में जा करके सर्च करते थे, वो बहुत आसानी से इंटरनेट पर बस कुछ भी लिखना है, करना है, कंटेंट आ जाता। तो वही चीज़ मेरे को बहुत फैसिनेट करने लग गई और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। 2009 में मैंने स्टार्ट किया इंटरनेट को समझना, वहाँ पर रिसर्च की कैसे होता है ये सारा काम, और धीरे धीरे करते करते मैं 2022 तक आते आते ये मैंने जो अपनी कंपनी है बीच में ये भी सेटअप की। तो काफ़ी लंबी जर्नी है, काफ़ी स्टेजेस आए कि स्टार्टिंग में मैंने जो सारा चीज़ें हैं पहले खुद के लिए की, देन वो जो ब्लॉगिंग वाली जर्नी थी, जो स्टार्टिंग काफ़ी सारे ब्लॉगर्स या जो इंटरनेट में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग के साथ, वैसे ही रही है मेरी भी जर्नी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को प्रोजेक्ट्स मिले, फिर एजेंसी मॉडल पर आया, तो आज मैं एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन कर रहा हूँ लखनऊ में। तो काफी अच्छा लगता है मतलब आप सबको देख के कि आप सबने काफी कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, और जो लोग देख रहे हैं उन सबको भी कुछ वैल्यूएबल नॉलेज यहाँ से मिलेगी। वहाँ पे राजेश भाई हमारे बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, उनके साथ में वीडियो होगी इसके बाद, है ना। तो अर्श भाई, जैसे जब आपने अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की थी 2012 में आपने स्टार्ट की थी, बताया था कुछ मुझे। मैंने स्टार्ट तो कर दी थी 2009 में, बट स्टार्टिंग में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती थी। तो ब्लॉग स्पॉट और ये सब तरह के जो ब्लॉग्स होते थे, फ्री रिसोर्सेज, वही ब्लॉग स्पॉट ही हुआ करता था उस टाइम पर में। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, बट वो कोई ऐसा नहीं था, वो लर्निंग फेज था। बट एक जो मैं ये कहूँ कि एक प्रोफेशनल या एक थोड़ा सा लर्न करने के बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, वो 2011 से ही स्टार्ट हुई है। ओके। तो फिर जब आपने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग, तो आप ब्लॉगिंग में क्यों आए? मतलब आप कुछ और भी तो स्टार्ट कर सकते थे। ब्लॉगिंग का देखो, मेरा एक गैजेट्स को लेकर के काफ़ी शौक था। तो ये मेरे को बहुत अर्ली स्टेज में समझ में आ गया था कि भाई आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स इनकम फॉर माई
लग्जरीज और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो मेरे को कुछ ना कुछ करना था उस टाइम पर कि मैं एक राइट डायरेक्शन में जा करके, क्योंकि वो कॉलेज का टाइम, कॉलेज की भी स्टार्टिंग थी, तो वहाँ करियर बनाना था। तो वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर आई कैन प्लान फॉर नेक्स्ट 4 years कि मुझे आगे जाकर के 4 साल बाद करना क्या है। और एक चीज़ मेरे हाथ में लग गई थी जिसमें मेरे को ये समझ में आ गया था 2008-9 के अराउंड कि यहाँ पर कैरियर बनाया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत सक्सेसफुल ब्लॉगर्स और बहुत सक्सेस स्टोरीज थी। तो ये ऐसा लगा मेरे को कि ये मेरे रीच में रह करके, और इस पर अगर मैं कमांड करूं इन नेक्स्ट 4 years, तो उसके बाद मैं इसको एज अ फुल टाइम करियर ऑप्शन भी लेकर के चल सकता हूं। और ये जो मेरा जो शौक था, मेन चीज़ मेरे को अपना शौक पूरा करना, तो उसके लिए मेरे को हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता। तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में ही और एक्सप्लोर करूं, और फॉर द नेक्स्ट 4 years जब तक मैं कॉलेज में हूं तब तक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करूं, सो दैट कि उसके बाद मैं प्रोफेशनली इसको एज अ करियर ऑप्शन स्टार्ट कर पाऊँ। बिल्कुल, जैसे कि हमारी वीडियो अभी अर्श भाई बेस्ड ऑन एसईओ है, हम थोड़ा चाहेंगे कि आपसे कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज और टिप्स निकलवाने के लिए। तो अभी जब आपने अपना एसईओ की जर्नी स्टार्ट की थी, ब्लॉग आपने स्टार्ट किया था, ब्लॉग आप बनाते थे, तो कुछ सक्सेसफुल ब्लॉग्स कौन से आपके रहे थे? मतलब आप कुछ कब समझ में आया कि ये मेरे लिए सक्सेसफुल या फिर सक्सेस है, या फिर इतना ट्रैफिक मुझे आ रहा है, और किस नीश में था वो? अच्छा, मैं इस पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग जो मैंने देखा है ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं फॉर एडसेंस, और उनको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं या वो अपना ऑप्शन स्विच कर लेते हैं। तो मैं अपने यूजर्स को ये बताना चाहूँगा, मैंने भी इस तरह से स्टार्ट की थी, बट मैंने ये सोचा था कि मैंने 4 साल का अपने को टाइम लेकर के चला था कि भाई मेरे को 4 साल में इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, ब्लॉगिंग इज़ वन ऑफ द वे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो और इसको एज अ प्रोफेशन बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे को पहले 3 साल ऑफ माई ब्लॉगिंग जर्नी मेरे ब्लॉग पर एडसेंस अप्रूव ही नहीं हुआ। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो मैं जनरली, और मेरा क्योंकि बैकग्राउंड टेक्निकल रहा है, कंप्यूटर साइंस से मैंने ग्रेजुएशन की अपनी, तो मैं जनरली टेक कैटेगरी पर ही आर्टिकल्स लिखना पसंद करता था, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड मैंने ब्लॉग से स्टार्ट किए थे। तो मतलब वो टेक इंडस्ट्री वाले ब्लॉग आपके हाँ, काफी मैं successful रहे थे। टिप्स पर देता था। तो उस टाइम पर क्या था कि कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स हैं, तो उन पर भी इंफॉर्मेशन बहुत नहीं होती थी ऑनलाइन, तो वो देता था। कुछ नई ट्रिक्स हो गई या कुछ हैकिंग टेक्निक्स हो गई छोटी मोटी, तो वो सारी चीज़ें देना शुरू किया और स्प्रेड किया, क्योंकि कॉलेज में था तो जो मेरी ऑडियंस आसपास थी, तो वर्ड ऑफ माउथ से मेरा ब्लॉग पॉपुलर हो रहा था। कंप्यूटर लैब्स में जा करके होम पेज सेट कर देता था, तो लोगों को पता चलता था कि हाँ ये कोई ब्लॉग है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि एसईओ भी कोई चीज़ है कि उससे हम और अच्छे से ट्रैफिक ला सकते हैं रादर देन वर्ड ऑफ माउथ करके एसईओ। तो वहाँ से मेरी जो एसईओ वाली जो मेन जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट हुई, जब मेरे को लगा कि भाई वर्ड ऑफ माउथ से इतना रीच नहीं मिल सकती, तो why not to go with SEO and try another thing। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी, और काफी आपने पहले सक्सेस अचीव कर लिया, आपको टेस्ट मिल गया सक्सेस का। तो अभी हम आज के एसईओ की बात करते हैं, आज के जमाने की बात करते हैं, 2022। तो 2022 में आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको एसईओ में हेल्प करते हैं आपके ब्लॉग को या फिर वेबसाइट को, नई वेबसाइट को रैंक करने के लिए? देखिए, 2011 और 2022 बहुत लंबी जर्नी है, 10 साल की करीबन जर्नी है, और बहुत अपडेट्स आए हैं गूगल के। गूगल भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया। पहले क्या था कि पहले जब मैं काम करता था तो कुछ कंटेंट डाल दिया, कीवर्ड्स पता चले, कीवर्ड्स स्टफ कर दिए, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन कर दिया, और 2-4-5 बैकलिंक्स ले लिए, किसी भी तरह के, कहीं से भी जाकर के बैकलिंक्स बस बन जाने चाहिए, आपका ब्लॉग रैंक होना शुरू हो जाता था, चाहे स्पैमी हैं चाहे जैसे हैं। बट 2022 में ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती। केवल अगर आप इसी पर हैं कि आप ब्लॉग लिखोगे, कीवर्ड स्टफिंग करेंगे, बैकलिंक्स बनाएंगे, एंड यू विल गेट योर वेबसाइट रैंक। लकीली आप हो सकता है, क्योंकि गूगल भी बॉट्स वर्क करते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, तो प्रोग्राम्स में भी बग्स हैं, आप पास आउट हो सकते हो, आ सकती है वेबसाइट, बट लॉन्ग रन में यू कैन नॉट सर्वाइव। तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यूजर पॉइंट ऑफ, गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना पड़ेगा कि गूगल एक्चुअली चाहता क्या है। जो एल्गोरिथम अपडेट्स ले करके आ रहा है, तो गूगल के जो रोल आउट्स करते हैं, जो ब्लॉग्स में अपने आर्टिकल्स डालता है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अगर लर्न करना चाहते हैं एसईओ, तो गूगल के जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ना शुरू करिए, रादर देन गोइंग टू एनी अदर ब्लॉग। एक्चुअल में जो खुद काम कर रहा है उस चीज पे, वो जब अपने बारे में बताता है, गूगल अपने बारे में बताता है, वो जो इनसाइट्स मिलती हैं वो बहुत यूनिक, मतलब बहुत अच्छी होती है, मतलब उससे आपको बहुत अच्छा टिप्स वहां मिलेगा। से लोगों को आइडियाज मिल सकते हैं। बाकी तो सारे एजम्पशंस होते हैं
क्योंकि नो वन नोज। हाँ ठीक है, कुछ ने एक्सपेरिमेंट्स किए, वो सक्सेस हो गए, बट एक्चुअल में गूगल क्या चाह रहा है, क्या चीज़ें, वो आपको गूगल ब्लॉग से ही मिलेंगी। बिल्कुल। अभी मैंने ये देखा है बहुत सारे मोस्ट ऑफ आउट ऑफ 100% अगर हम देखें तो 80 या फिर 90% ब्लॉग्स नहीं चलते हैं, लोगों के सक्सेस नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे कि अमित भाई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, कुछ नहीं होता है, मतलब क्या करें, कोई कुछ उनका मतलब रोल आउट नहीं होता है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, परेशान रहते हैं। तो अगर कोई नया वेबसाइट बना रहा है या फिर ब्लॉग बना रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस रहना चाहिए सो दैट उसको ट्रैफिक आना शुरू हो, प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पर प्रोसेस से पहले बोलूँगा कि माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या है, क्या आप लेकर के चल रहे हो अपने ब्लॉग को। कुछ लोग केवल और केवल उससे अर्निंग ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ठीक है। आप अर्निंग करना चाह रहे हो तो गो एंड डू स्पैमिंग, और एक ब्लॉग नहीं, मल्टीपल ब्लॉग्स बनाओ, 10-12 ब्लॉग्स बनाओ, खुल करके स्पैमिंग करो, खुल करके मतलब कुछ भी कंटेंट डालो, आप मिक्स ऑफ सब कुछ करो। आपके 10 हैं, 2 चल जाएंगे। आपको पैसे ही बनाना है तो आप कर लो, बट आपको अपना ब्रांड बनाना है, चीज़ें करनी है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, आपको ऑडियंस समझनी है अपनी, गूगल के एल्गोरिथम्स को समझना है। हर एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ नई चीज़ आ जाती है, पुरानी चीज़ जो वर्क कर रही होती है अचानक से चली जाती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तब भी आप देखोगे आपका डाउनफॉल हो गया, तो उससे घबराना नहीं है कि भाई मेरा ब्लॉग, मैं तो इतनी मेहनत की और वो डाउन हो गया तो दोबारा से रैंक नहीं करेगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि सक्सेस नहीं मिलती, साल भर काम किया, सक्सेस नहीं मिली, वो बैकआउट कर गए कि मेरे से नहीं हो पा रहा। तो ये नहीं है, आप समझो कि आप जो चीजें कर रहे हो ना, इट्स सब ऑल टुगेदर अ सिस्टम, और प्रोसेसेस आपको बनानी पड़ेंगी जो आपके लिए वर्क करनी चाहिए। ये नहीं आप इमोशन पर काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बिजनेस या कोई भी चीज को बहुत आगे ले जा पाओगे, क्योंकि आज मन नहीं कर रहा तो आज काम नहीं करोगे, कल मन करेगा तो कल करोगे, तो उसमें कोई एक यूनिकनेस नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको आगे लेकर के जाए। बट आप अगर प्रोसेसेस बनाओगे, माइंडसेट एक प्रॉपर रखोगे, अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आपके पास, अगर ए स्ट्रेटजी फेल तो यू शुड हैव स्ट्रेटजी टिल जेड। आप उनको अप्लाई करो और कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहो और ऑब्जर्व करो सारी चीजें कि क्या वर्कआउट कर रही है, जो वर्कआउट कर रही है उसको स्केल अप करो। अब मतलब जैसे इसमें प्रोसेसेस में क्या, जैसे क्या बैकलिंक पहले बनाने चाहिए, आर्टिकल्स, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास आर्टिकल्स बने रखे हुए हैं, हम एक ही बार में डाल दे क्या, या फिर हम क्या करें, आर्टिकल्स को एक एक करके डालें या फिर बैकलिंक स्टार्टिंग से ही बनाने लग जाए? क्योंकि और आर्टिकल कैसे होने चाहिए, मतलब बड़े आर्टिकल होने चाहिए, छोटे आर्टिकल होने चाहिए, कैसे, मतलब क्या करना चाहिए, लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, इसमें एक चीज है कि गूगल में ये कहा जाता है, गूगल खुद कहता है कि वी फॉलो 200+ फैक्टर्स टू रैंक योर वेबसाइट। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, इवन एक्सपर्ट्स डोंट फॉलो 200+ फैक्टर्स। कोई भी बंदा सारे फैक्टर्स पर काम नहीं कर रहा होता है, कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई फैक्टर तो लैग कर ही रहा होता है। तो ये नहीं है कि आपको सारी चीजें करनी है एसईओ में रैंक करने के लिए, बट आपको हर एक एंगल पर वर्क करना है। 1% आपको हर चीज में एक रूल होता है, 1% इंप्रूवमेंट रूल। तो आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आपका ब्लॉग है, आपने आर्टिकल लिखा, आपने एसईओ पढ़ा कि भाई मेरे को मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें डालनी है, कीवर्ड्स करने, तो आप 1% इंप्रूवमेंट पर वर्क करो। आप ऑन पेज में करो, उसमें आप 1% इंप्रूवमेंट करो। आप जो बैकलिंक बना रहे हो उसमें आप देखो आप किस तरह की बैकलिंक्स बना रहे हो, उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो। तो हर एंगल पर, आप वेबसाइट की स्पीड पर, उसमें 1% इंप्रूवमेंट करो। हर चीज में अगर आप बहुत ज्यादा नहीं, आप एक प्रोसेस के साथ चलोगे ना कि मेरे को 200 फैक्टर्स हैं, 200 फैक्टर्स में एक चेकलिस्ट बना लो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास चेकलिस्ट बनी हुई है, जो भी फैक्टर्स हमें लगता है ये एसईओ में है, हमने उसको एक एक्सेल शीट में बना दिया है। अब उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसेस लिख देते हैं कि कितना % हमने उस पर काम किया। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे वेब मास्टर लिंक करना है, उससे हमें इनसाइट मिलती है, तो 1 टाइम प्रोसेस है, तो वो 1 टाइम। कुछ होता है रिकरिंग प्रोसेस, तो उस हिसाब से हम हर स्टेप पर टाइम टू टाइम 1% इंप्रूवमेंट पर काम करते हैं। तो हमारे पास अभी अराउंड 109 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पर वर्क करते हैं, और जब भी देखते हैं कि उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्व करते हैं और हम कहां पर लैग कर रहे हैं, फिर अगेन हम 100% पर नहीं जाते, वी गो ऑन डूइंग 1% मोर इंप्रूवमेंट। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि एट ओवर ए टाइम पीरियड वो वेबसाइट बहुत अच्छा रैंक करने लग जाती है और इंप्रूवमेंट दिखने लग जाते हैं, विजिबली दिखते हैं हमको। बिल्कुल, मतलब तो इसी तरीके से लोगों को करना चाहिए, अपनी साइट के ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट बता रहे हैं। बहुत सारी बातें कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होंगी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। वैसे तो सबको आ रही है, बट मैं कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग सोचते, जैसे कि अभी बहुत सारे एकदम न्यूबीज हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि सर हम वेबसाइट अगर बना ले रहे हैं, डोमेन होस्टिंग कनेक्ट कर दिया हमने,
अब हमको आर्टिकल डालना चाहिए या फिर हमको क्या चीज करना चाहिए, मतलब जो बेसिक्स बेबी स्टेप्स होते हैं वेबसाइट देखिए, सबसे पहले तो आप अगर हम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के चले, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि आर्किटेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग एक एनर्जी होती है कि मेरे को स्टार्ट करना है, तो उस एनर्जी के साथ ब्लॉग तो स्टार्ट कर देते हैं, वेबसाइट स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको ये डिफाइन नहीं होता है कि उसको कहाँ लेकर के जाना है। तो आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसका एक आर्किटेक्चर डिफाइन करो। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये इन द प्रोसेस ऑफ एसईओ कुछ स्टेप बाद आप फॉलो करोगे। तो जो पूछा गया कि पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं वो जर्नी लिव कर चुका हूँ 10 साल की, तो आप वो गलती करने से पहले आप वो चीज़ कर लें जो इंपॉर्टेंट है, आप बाद में करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत मेरी वेस्ट हो गई। क्यों कह रहा हूँ, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक होता है इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग, जब तक आपका एक आर्किटेक्चर डिफाइंड नहीं है वेबसाइट का कि हमारे जो ब्लॉग्स होंगे वो उसके सब आर्टिकल्स ऐसे जाएंगे, या हायरार्की ऑफ द वेबसाइट, कैटेगरीज की सब कैटेगरीज क्या होंगी, तो आप इंटरनल लिंकिंग को भी हैप्पीजार्ड वे में करोगे। कभी किसी भी एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर दोगे, दूसरे से तीसरे को कर दोगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो क्या होगा, एक मैश, एक वो जंजाल की तरह वो हो जाएगा, एक भूल भुलैया की तरह आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बॉट्स भी अगर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं ना, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से कहाँ क्या जाना है, कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्या है कॉर्नर स्टोन कंटेंट, क्या है, कौन सा पिलर पेज आपकी वेबसाइट का कौन सा है। तो वो स्ट्रक्चर एक बार तैयार हो गया तो आप इंटरनल लिंकिंग और बाकी के प्रोसेस को भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, और जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो एक बार स्ट्रक्चर हो गया, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से पहली चीज़ आपको सेटअप करनी है वेबसाइट, तो आप सेटअप करोगे। फिर आपको ये है कि आपको 10 आर्टिकल्स के साथ, 15 आर्टिकल्स के साथ लाइव करनी है, तो आप वैसे कर सकते हो। आप फ्रॉम द सिंगल आर्टिकल आप लाइव करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब हम अगर कॉर्पोरेट वेबसाइट्स की बात करें तो वो जब पूरी कंप्लीट हो जाए तभी रोल आउट होनी चाहिए। वो आप उसमें कुछ भी मत छोड़ो कि भाई इस तरह का, बाकी आप एड ऑन बाद में कर सकते हो कंटेंट के अंदर, वेबसाइट के अंदर, बट दैट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह का आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, किस तरह की वेबसाइट कर रहे हो, तो किस स्टेज में आपको लॉन्च करना है। और ब्लॉगर्स की बात है तो आप कर सकते हो, आप एक आर्टिकल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, आप एक बार में 100 आर्टिकल्स भी डाल सकते हो। कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है कि ये वर्क कर जाए, ये किसी के लिए कुछ वर्क करता है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है। और अगर हम बात करें लिंक बिल्डिंग की, जो मेन पर्सपेक्टिव होता है ऑफ पेज एसईओ का, तो लिंक हमें कितनी बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए आपके एक्सपीरियंसेस से? देखिए, जो मैंने ओवर अ टाइम पीरियड बैकलिंक्स को लेकर के एनालाइज किया है, तो अगर आप बैकलिंक बिल्डिंग एग्रेसिव करते हैं तो आपको हमेशा अपनी बैकलिंक बिल्डिंग एग्रेसिव ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी बैकलिंक बिल्डिंग में आपका फ्लक्चुएशन है कि आप बना रहे हो, कभी नहीं बना रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा बना रहे हो, कभी 2-4 महीने के लिए स्टॉप कर दिया, तो यू विल सी कि आपका जो रैंकिंग है वो उसी तरह से ही फ्लक्चुएट करती है। तो बैकलिंक बिल्डिंग आप सबसे पहला, मेरा तो ये कहना है कि 2022 इज नॉट अबाउट बैकलिंक बिल्डिंग। यहाँ पर बहुत सारे और मेजर फैक्टर्स आ गए हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च बेस्ड ऑन यूजर इंटेंट करो, सबसे पहली चीज, उसके हिसाब से आप करो, आर्टिकल्स लिखो। फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट है, तो ये भी यूजर इंटेंट पर डिफाइन होता है। ऐसे 10x कंटेंट हो गया। तो UI UX की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पेज स्पीड का है, कोर वेब वाइटल्स को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रैंकिंग ले आया है गूगल। तो ये फैक्टर्स, इतने सारे फैक्टर्स को निग्लेक्ट करके आप केवल बैकलिंक बिल्डिंग पर कैसे जा सकते हो? ये फैक्टर्स भी इक्वली रोल प्ले कर रहे हैं आज की डेट में रैंकिंग पर, तो इन पर भी वर्क करो। साथ ही साथ बैकलिंक बिल्डिंग में आप, जो एक मैं टिप देना चाहूंगा वो ये रहेगा कि आप बैकलिंक जो बना रहे हो वो आप इस तरीके से बनाओ कि आपकी बैकलिंक खुद रैंक करे। अगर आपकी बैकलिंक रैंक नहीं कर रही तो वो जूस क्या पास करेगी? मींस आप अपने बैकलिंक जो बना रहे हो वो आप इस तरह से बनाओ कि आप वहां पर भी एसईओ की स्ट्रेटजीज अप्लाई करो, कि वहां पर भी अगर आप टाइटल लिख रहे हो या कंटेंट लिख रहे हो तो उसको इस तरह से लिखो। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हमने देखा है कि रिसेंटली गूगल ने ऑटोमेटेड कंटेंट या स्पिन्ड कंटेंट पर अपना एल्गोरिथम रोल आउट किया। तो लोग क्या करते हैं, बैकलिंक बिल्डिंग के टाइम पर कंटेंट स्पिनर्स होते हैं, एआई कंटेंट राइटर्स होते हैं, उनसे कंटेंट जनरेट करके मैसिव बैकलिंक बिल्डिंग करते हैं। बट उससे क्या है कि गूगल को भी ये पता है कि आप इस तरह का अगर थिन कंटेंट के साथ आप बैकलिंक बना रहे हो तो वो बैकलिंक विल नॉट डू एनी जस्टिस टू योर वेबसाइट।
हो सकता है शॉर्ट टर्म में कर जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो फायदा नहीं देगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेबसाइट को लाइव रखना है और चाहते कि आपकी रेगुलर बेसिस पर रैंक करे, तो आप बैकलिंक में ये ध्यान रखो कि जो कंटेंट है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। डोंट स्पैम द इंटरनेट विद स्पैमी कंटेंट, क्योंकि वो आप गार्बेज फिल कर रहे हो इंटरनेट पर, कोई उससे फायदा नहीं हो रहा। तो वो सब कंटेंट तो फिर गार्बेज में जाएगा और उसके साथ साथ आपकी वेबसाइट भी रैंकिंग से डाउन होती जाएगी। बिल्कुल, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और ये कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं आपको करनी चाहिए कि आपका एसईओ स्ट्रांग रहे, है ना। तो ये प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए। तो अभी अर्श भाई, आपने इवेंट ब्लॉगिंग भी की है काफी टाइम, आपने मतलब बहुत अच्छा ट्रैफिक लेके आए हैं अपने ब्लॉग पे। तो आपने एक दिन में, अगर हम पूछें कि अगर रेवेन्यू पार्ट की, एक दिन में आपने कितना बनाया होगा अपने ब्लॉग से? मैंने इवेंट ब्लॉगिंग की थी 2013-14 में आईपीएल पर। तो उसमें आईपीएल जो लॉन्च था, लाइव सेरेमनी थी, तो उसके लिए आई वाज रैंकिंग, इवन जो स्टार स्पोर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट थी, आई वाज रैंकिंग ऑन द सेकंड पोजीशन। तो वहाँ पर मतलब आपका उससे ऊपर जो रैंक कर रही थी T20 की ऑफिशियल IPL-T20.com रैंक कर रही थी, उसके बाद मेरी ही वेबसाइट थी IPL-7.com। तो उस दिन जो था, मेरा जो मैक्सिमम अर्निंग थी वो उस टाइम पर थी, दैट वाज अराउंड $1300-1400, और इन ए स्पैन ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे, क्योंकि आईपीएल 3 घंटे का इवेंट है, तो उसी टाइम पे ही 3 घंटे में 1.5 लाख रुपए है। तो ये उस टाइम पर 65 रुपीज तो ये एडसेंस की अर्निंग थी ना अपनी? ये एडसेंस, प्योर एडसेंस थी, और वो भी काफी डाउनफॉल हो गया था अर्निंग में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा ट्रैफिक एंड सर्वर उतना सपोर्ट नहीं कर पाया। तो आपको अच्छी होस्टिंग लेनी थी, है ना। हमारे यहाँ राजेश भाई बैठे हैं यूएस टेबल से, उनको भी जैसे बोले कि वेबसाइट डाउन हो गई, हमारी तरफ देख रहे थे। तो मतलब आप देख सकते हो कि इन्होंने एक दिन में काफी अच्छा एडसेंस से भी बनाया है, वो एक्सपीरियंस भी लिया है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि सो दैट आप जो लोग काम कर रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो एसईओ सीखने के लिए या फिर कुछ नई स्ट्रेटजीज जानने के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कुछ आइडियाज मिले। तो अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अर्श भाई, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, एक ब्लॉगर मतलब मैक्सिमम पर मंथ कितना कमा सकता है? आई थिंक इसके लिए आप यूट्यूब पर जा करके सर्च कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स मिलेंगे, और मतलब ये तो मैं लिमिट डिफाइन ही नहीं कर सकता। पीपल आर अर्निंग $10,000 अ मंथ, $20,000-50,000। अभी मैंने एक ब्लॉग देखा था, वो अमित, आप अच्छा आंसर कर पाओगे, आप इतने ब्लॉगर्स का इंटरव्यू लेते हो। एक मैंने ब्लॉगर देखा था, अभी नाम नहीं बताऊंगा, वो मंथली 2 लाख से 3 लाख डॉलर्स बनाते हैं। जल्दी अपन केस स्टडी बना देंगे, कुछ कर देंगे, वो करते हैं। इंडियन नहीं है, इंडिया से बाहर है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही करते हैं। वो अपने ब्लॉग पे इन्वेस्ट करते हैं और मतलब 80 से 90% उनका प्रॉफिट रहता है। तो ये मैंने भी इतना देखा है, 2 से 3 लाख डॉलर्स। बिल्कुल, इसमें यहाँ पर इंटरनेट पे तो अभी बहुत इवॉल्व होना है। अगर आप इंडिया की बात कर लो, तो इंडियन में स्टैट्स ये है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री तो अभी 3 टाइम्स होगी बाई 2025। तो आप ये समझो कि कितना पोटेंशियल अभी बचा हुआ है इंटरनेट पर, और लोग कितना आ सकते हैं। तो अभी तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। $2,000-3,000 मुझे पता चला फर्स्ट टाइम कितना कमा रहे हैं लोग। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो जो इससे ज़्यादा कमा रहे हैं, और आप इससे ज़्यादा कमा सकते हो। तो स्काई इज द लिमिट, आप कितना भी आप चाहो तो कमा सकते हो। बिल्कुल। अभी अपन 2 लास्ट क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन और पूछेंगे, उसके बाद हम रैप कर देंगे इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी होती जा रही है। और अभी मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी हमने जैसे आपसे काफी कुछ पूछा, एसईओ में भी आपने बहुत कुछ बताया, ब्लूप्रिंट्स बताए लोगों को क्या करनी चाहिए, बट स्टिल अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2022 में, अब 2023 आ रहा है, तो लोगों को क्या 2 से 3 ऐसे पॉइंट्स जो ध्यान में रखने चाहिए ताकि उनका एसईओ स्ट्रांग रहे और वो अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा रैंक करें? ओके, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि 2022 में आप ऑन पेज पर ज़्यादा फोकस करो, और ऑफ पेज में आप उन स्ट्रेटजीज पर जाओ जो कि आपकी स्पैमी ना हो। तो स्पैमी स्ट्रेटजीज को हटा दो और बैकलिंक बिल्डिंग की केवल प्रॉपर गेस्ट पोस्टिंग या हैरो वेबसाइट पर जा करके वहाँ से उसके थ्रू बैकलिंक्स बिल्डअप करो, या आप कुछ इस तरह की चीज़ें, मैं कुछ 1-2 ऐड ऑन करना चाहता हूँ टिप्स, जो कि काफ़ी यूजफुल मेरे लिए भी रहे हैं और आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा रह सकता है, जो कि आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से रहा है कि अगर आपकी नेटवर्किंग आप कर रहे हो अपना सेम लाइक माइंडेड पीपल से,
तो भी आपको चांसेस ये हैं कि आप बहुत अच्छे हाई क्वालिटी लिंक्स एक्सचेंज कर सकते हो एक दूसरों के साथ। तो ये चीज़ आप बैकलिंक बिल्डिंग में आपको हेल्प करेगी, आपका नेटवर्क आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इसमें। प्लस आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ब्लॉगर्स के लिए उतना वर्क नहीं करेगी, बट जो कंपनी ओनर्स हैं, जो कोई कंपनी रन कर रहे हैं, तो आप कॉलेजेस के जॉब फेयर्स और इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। आपका एचआर डिपार्टमेंट है तो उसको आप एम्फेसिस करो वो कॉलेजेस जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी जब आप कॉलेजेस जाते हो तो कॉलेजेस की वेबसाइट पे भी आपको लिस्ट होने का मौका मिल जाता है। वो आपको फीचर करते हैं कि दीज कंपनीज केम। साथ ही साथ आपकी टीम है ना, तो आप अपनी टीम को बोल सकते हो कि वो अपने कॉलेजेस को मेल लिखें एज एन एलुमनाई कि दे आर नाउ वर्किंग विद दिस कंपनी। तो वो प्लेसमेंट्स में दिखा सकते हैं आपके कंपनी का, और वहां से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक बहुत हाई क्वालिटी बैकलिंक की। तो ईडीयू बैकलिंक्स जो होते हैं, या जो कॉलेजेस के जो ऐसे डोमेन्स हैं जो आप पब्लिकली नहीं बाई कर सकते हो, तो उनकी पावर जो कहा जाता है बहुत हाई होती, तो उस तरह के बैकलिंक्स भी आपको अपनी वेबसाइट के लिए मिल सकते हैं। तो ये इस तरह की टेक्निक्स आप अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये काफी इंसाइटफुल आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप 2022 या फिर आने वाले सालों में अपने एसईओ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा रैंक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं अब आपसे, क्योंकि काफी लंबे वीडियो हो गई है और आप सब भी अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन बनता है। तो अभी ये पूछेंगे हम कि जैसे आप एजेंसी भी चलाते हो क्लिक रेटिना भाई, और आपके ब्लॉग्स भी हैं, तो आप क्या रिकमेंड करोगे दोनों प्रॉफिटेबल, मतलब दोनों में से ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सी चीज है? क्या आदमी को दोनों ही करनी चाहिए या फिर एक ही पे फोकस करना चाहिए? मेरे से आप पूछोगे तो मैं कहूँगा दोनों ही कर सकते हो आप। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि हम लोग भी, हमारे पास भी इन हाउस प्रोजेक्ट्स हमारे हैं। वी ऑल्सो हैव अ ऐप जो कि यूटूल्स ऐप है, जिसके 3 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है एज ए इन हाउस प्रोजेक्ट, वो है। प्लस उसके साथ हमारे कुछ पर्सनल ब्लॉग्स, वेबसाइट्स हैं जिससे हम लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, और एजेंसी मॉडल तो है ही है। तो इससे क्या होता है ना, जब इन दोनों का मर्ज होता है तो जो आपको बैकलिंक सोर्सेज हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप एज अ ब्लॉगर स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी टीम के लिए आप नहीं पे कर रहे होते, आपके क्लाइंट्स पे कर रहे होते हो। उस टीम को आप लगा सकते हो अपने पर्सनल ब्लॉग पर, तो वहां पर आपको अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट बच जाता है, जो मेरे केस में बहुत मेरे को हेल्प कर रहा है। तो दोनों को मर्ज करके, बट आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग टाइम में मेरे साथ दिक्कत ये होती थी कि मैं दोनों टीम को मर्ज कर देता था। जब क्लाइंट वर्कलोड ज़्यादा है तो इन हाउस टीम को क्लाइंट पर लगा दिया, जब क्लाइंट वर्कलोड कम है तो पर्सनल ब्लॉग्स पर कर रहे हैं। बट ऐसा ना करके दोनों की टीम अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो दोनों चीज़ें प्रॉपरली चलती रहेंगी। बिल्कुल, काफी अच्छी नॉलेज आपने दी अपने एक्सपीरियंसेस से। और जो लोग एजेंसी मॉडल भी स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉग के साथ, आप डेफिनेटली कर सकते हो। काफी प्रॉफिटेबल दोनों चीजें हैं, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा, समझा, जाना, और इस वीडियो से बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी उससे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप सब चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सब अर्श भाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनके मैं सोशल मीडिया के लिंक्स भी दे दूंगा। बाकी आप सब गूगल में भी सर्च कर सकते हो इनके बारे में, काफी ब्लॉग्स हैं और इनके बारे में भी स्टोरीज पड़ी हुई है। तो दोस्तों अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो अर्श भाई से या फिर एसईओ रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं भी रिप्लाई करूंगा, अर्श भाई भी देखेंगे। और आपकी जो कोई भी क्वेश्चन है एसईओ में या फिर ब्लॉगिंग में, या फिर आप जो भी एजेंसी मॉडल में एक बिजनेस को कैसे रन करना है, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वीडियो का ओवरव्यू आप दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, मैं भी रिप्लाई करूंगा, भाई भी करेंगे। भाई ने जैसे बोला तो ये रिप्लाई करेंगे आगे हमारे चैनल पे, है ना। तो बाकी चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं ये बोल दूं कि और सारी वीडियोस हमारे इंटरव्यू सीरीज में, जिसमें काफी सक्सेसफुल लोगों के साथ हमने वीडियोस की हैं, जाके आप उनको भी देख सकते हैं, वहां से भी कुछ सीख सकते हैं। हर वीडियो से कुछ आपको जानने को, समझने को मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।